टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा फर्स्ट डे है जिसमें हम अपनी पहली एक्सरसाइज वैदिक गणित को शुरू करेंगे। वैदिक गणित, इसका जो पहला प्रश्न है वो हमारे 9th क्लास में भी था, जिस निखिलम विधि से भाग कीजिए। निखिलम विधि से भाग करते हुए हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 1245 भाग देना है 97 का। 1245 में 97 का भाग देना है निखिलम विधि से। अब ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हमारा ये जो संख्या है पीछे वाली, इस पीछे वाली संख्या को हम कहते हैं भाजक। पीछे वाली संख्या को क्या कहते हैं? भाजक। इस संख्या से हमें उसका आधार मानना है। यदि संख्या 10 के पास में है तो आधार 10 हो जाएगा। यदि संख्या 100 के पास में है तो अपना आधार 100 हो जाएगा। अब ये जो 97 दे रखा है ये हमारे किसके पास में आता है? 100 के पास में। अब 100 के पास में आता है तो इसका आधार हमारा हो जाएगा 100। ये लो, आधार हमने कर दिया 100। निखिलम विधि से भाग करने के लिए 3 खंड बनाने पड़ेंगे इस प्रकार से। ये 3 खंड बन गए, पहला खंड, दूसरा खंड और ये तीसरा खंड। जो हमारा भाजक है, भाजक ये वाला, ये आएगा अपने प्रथम खंड में। भाजक जो है वो हमेशा ही प्रथम खंड में आता है, ये ध्यान रखना। भाजक प्रथम खंड में आएगा। अब हमारा जो भाज्य है, ये जो आगे वाली संख्या है भाज्य वाली, ये आती है इन दोनों खंडों में। सॉरी, आधार 100 हो जाएगा इसका। ये हमारे आती है इन दोनों खंडों में। ये ध्यान रखना है, आधार में यदि 2 शून्य है तो यहाँ 2 अंक आएंगे। आधार में 1 शून्य है तो यहाँ पे हमारा 1 अंक आ जाएगा। तो अब हमारे प्रश्न में यहाँ 2 शून्य दे रखे हैं, 2 शून्य दे रखे हैं तो इस भाज्य के 2 अंक तो यहाँ पे आ जाएंगे और बाकी जो रह जाएंगे शेष कितने भी अंक रह जाए, 2 भी रह सकते हैं, 3 भी रह सकते हैं, 4, 5 कितने भी रह सकते हैं। तो आधार में 2 जीरो आते हैं तो 2 अंक यहाँ। अगर आधार में 1 जीरो आता है तो 1 अंक यहाँ, बाकी सब बीच में। किसके? भाज्य के। भाज्य किस में आता है? एक तो सेकंड खंड में आता है और एक थर्ड खंड में। इन दोनों खंड में तो आता है भाज्य। और भाजक कौन से खंड में आता है? भाजक आता है अपने फर्स्ट खंड में, भाजक आ जाता है। अब हमें ये आधार क्यों लिया है, इसका भी कारण है। ये जो 97 है, इस 97 का हमें विचलन बताना है। अब विचलन क्या होता है तो वो मैं भी बता देता हूँ। विचलन क्या होता है? विचलन होता है कि जो हमने आधार माना है उस आधार से संख्या बड़ी है तो कितनी बड़ी है और छोटी है तो कितनी छोटी है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लूँ मैं, 12 हुए। अब 12 किसके पास में आते हैं? 10 के पास में। तो 10 के पास में आते हैं तो हमारा आधार तो हो जाएगा 10 और विचलन कितना हो गया? प्लस के 2। क्यों? क्योंकि जो हमारा आधार है वो 10 है। संख्या कितनी ली मैंने? 12। तो 12 क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। तो देखो 12 जो है ये किसके पास में आती है? ये आती है जी साहब 10 के पास में। तो इसका आधार कितना हो जाएगा? आधार हो गया इसका 10। अब आधार 10 हो गया तो इसका विचलन कितना हो जाएगा? विचलन हो जाएगा इसका 2।
क्यों हो जाएगा 2? क्योंकि ये 10 से 2 अधिक है। दूसरा अगर मैं ले लूँ, जैसे मैंने ले लिया 95 ले लिया, अब 95 है, ये किसके पास में है? 10 के पास में तो नहीं आते हैं, तो ये किसके पास में आते हैं? 100 के पास में। तो इसका आधार कितना हो जाएगा? इसका आधार हमारा हो जाएगा 100। अब ये जो 95 है ये हमारे आधार यानी 100 से क्या है? कम है। अब कम भाई कितना कम है? तो इसका विचलन कितना हो जाएगा? कम कितना है? 5 ही तो कम है ना। ये लो जी 5 लिख दिया इसका विचलन, लेकिन ये विचलन गलत है ऐसे लिखना। क्यों? अपने आधार में जितना शून्य आता है उतना ही हमारा विचलन होना चाहिए। अब इसमें कितने जीरो आ रहे हैं? 2 शून्य आ रहे हैं, तो हमारे विचलन में भी 2 ही अंक रहने चाहिए। 2 नहीं हो तो उसको कैसे बनाएंगे? आगे जीरो लगा के। अब हम करते हैं हमारे 97 का विचलन। तो हमने आधार कितना माना है इसका? 100। अब ये 100 से क्या है? कम। कितना कम है जी? कितना कम है? 3। लेकिन 3 में तो एक ही अंक आता है और इसमें आधार में कितने जी शून्य है? 2। तो इसका विचलन कितना मानेंगे हम? 0 और 3। ये इसका विचलन माना जाएगा। अब क्या करना? अब एकदम सरल है। देखो ये जो पहला ही अंक है इसको जोड़ना है। अब जोड़ेंगे क्या? इसमें तो कोई संख्या ही नहीं है, ये अकेली ही संख्या है, तो इसको जोड़ेंगे। इस लाइन में कितने हैं? केवल ये एक ही है जी, तो इस एक को हम यहाँ लिखते हैं। इस लाइन के अंदर हमें क्या दे रखा है? केवल एक ही दे रखा है, और एक कहाँ जाएगा? यहाँ पे। विचलन कहाँ है हमारा? विचलन ये रहा। कितना है विचलन? 0 3। केवल 3 नहीं बोलेंगे, इसको अलग अलग बोलेंगे। 0 3। तो यहाँ है 0 और 3, तो हमने इसका योग किया है तो कितना आया हमारे पास? 1 आया। उस 1 को इन दोनों से गुणा करवाना, अलग अलग करवाना, दोनों का मतलब अलग अलग गुणा करवाना। तो देखो G1 है, इस 1 को किससे गुणा करवाएंगे? पहले तो 0 से। अब 1 को 0 से गुणा करवाओ तो क्या आएगा? 0। याद रखना, 1 को 0 से गुणा करवाया 0, फिर 1 को 3 से गुणा करवाओ, तो 1 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमारा गुणा करवाया तो कितना आया? इसको 0 और 3। इसको हमने 1 से गुणा करवाया तो हमारा आया 0 और 3। अब ध्यान रखना, जोड़ा किसको हमने? इस वाली लाइन को जोड़ा। इसको छोड़ दो, इसके आगे वाले के नीचे हमें लिखना है, इस अंक के नीचे 0 और उस आगे वाले अंक के नीचे 3। हो गया इतना काम। अब यही प्रक्रिया हमें फिर से दोहरानी है, तो दोहराते हैं। इस वाली लाइन को जोड़ दिया, अब इस वाली लाइन को ऐड करेंगे। तो देखो दो है ना अपने पास में, 2 में 0 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 2 ही रहेगा। तो ये लो जी हमारे आ गए यहाँ पे 2। अब जिस प्रकार 1 से इन दोनों को गुणा करवाया वैसे इन दोनों को करवाओ। 2 को गुणा करवाएंगे किससे? 0 से। अब 2 को 0 से करवाया तो कितना आया? वही 0 आ गया। 2 को किससे गुणा करवाया? 3 से, तो कितना आ गया? 2 को 3 से गुणा किया तो 2 3 में 6 हो गया हमारा। तो हमारे पास में क्या आंसर आया? 0 6। भाई 2 को हमने इन दोनों से गुणा करवाया, तो एक बार इससे करवाया तो क्या आया? 0, फिर इससे करवाया तो कितना आया? 6। तो हमारे पास में क्या है? 0 और 6। तो देखो हमने जोड़ा किसको था? इस लाइन को जोड़ा था ना। अब इस लाइन के नीचे कुछ नहीं लिखना, आगे वाले अंकों के नीचे लिखना है 0 और 6। अब देखो हम लास्ट तक पहुंच गए। इस लाइन की लास्ट वाला जो अंक था उसके नीचे तक हमारी संख्या आ गई, और यहाँ तक संख्या आने के बाद में हमारा भाग पूरा हो जाता है। हमें कुछ नहीं करना, हमें इसका टोटल करना है। तो देखो करो, 5 और 6 कितना हुआ? 11। तो ये लो 11 का कितना? 1। हासिल कितनी लग जाएगी? 1। तो 1 हासिल वाला और 4, ये कितना हो गया? 5। 5 और 3 कितना हुआ? 8। ये लो जी साहब 8। इतना ध्यान, एक बात का और ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे जो आएगा वो हमारा आता है शेषफल, शेषफल, और यहाँ जो आता है वो हमारा होता है भागफल। तो यदि हम 1245 में 97 का भाग देते हैं तो हमारा भागफल तो आता है 12 और शेषफल आता है हमारा 81। एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि
कि ये जो शेषफल है वो हमेशा इससे क्या आना चाहिए, छोटा ही आना चाहिए, और बड़ा आ जाए तो क्या करना वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया निखिलम विधि से भाग करने का। अपनी पहली प्रश्नावली का पहला प्रश्न दे रखा था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है 311 में भाग देना है 8 का। 311 में किसका भाग देना है, 8 का भाग देना 311 में। अब ये जो आगे वाला होता है वो तो होता है हमारा भाज्य, और पीछे वाला होगा वो हमारा क्या होगा, भाजक हो गया जी साहब, भाजक हो गया। अब भाजक को देखेंगे कि ये जो भाजक है हमारा ये किसके पास में आ रहा है। तो सबको पता है हमारा आधार है वो केवल या तो 10 लिया जाता है या फिर 100 लिया जाता है, 2 ही आधार लिए जाते हैं। अगर ज़्यादा हो तो फिर 1000 लेना पड़ता है उसमें। तो अब इसका आधार क्या लेंगे, 8 किसके पास में आते हैं, 10 के पास में, तो इसका आधार हमारा हो जाएगा 10। ये लो जी, आधार कितना हो गया 10। वही 3 खंड बनाने हैं, तो ये 3 खंड बना लिए और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी हमने। हमारा जो भाजक है वो आता है पहले खंड में, तो पहले खंड में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अंतिम खंड है उसमें संख्या आएगी इस आधार के हिसाब से। आधार में कितना जीरो है, 1 ही तो है ना जीरो, अरे 1 ही तो जीरो दे रखा है ना आधार में। अब 1 जीरो दे रखा तो इसमें कितने अंक आएंगे, 1 अंक आएगा। अगर यहाँ 2 जीरो दिए हुए होते तो इसमें कितने अंक आ जाते, 2 अंक आ जाते। तो यहाँ 1 अंक दे रखा है तो हमारे भाज्य का 1 अंक तो यहाँ आएगा और बाकी सारे अंक बीच में यानी सेकंड खंड में अपने आ जाते हैं। अब यहाँ 8 का विचलन लिखना पड़ेगा नीचे, तो विचलन कितना लिखेंगे, आधार कितना है 10। अब 10 है तो ये कितने हैं 8। अब 8 क्या होते हैं कम, कितने कम है जी, कितने कम है बताओ, 2 कम है। अब 2 कम है तो बेटा विचलन कितना हो गया, 2 हो गया। एक चीज़ का ध्यान रखना, 9th क्लास में पढ़ा था कि विचलन मैंने बताया था कि यदि कम हो तो माइनस में और ज़्यादा हो तो प्लस में। अब यहाँ ये ध्यान रखना कि निखिलम विधि में ये इम्पोर्टेंट बात है, क्या बात है कि विचलन जो है वो हमेशा ही किसका लिया जाता है जी, प्लस का ही लिया जाता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। तो विचलन कितना हो जाएगा इसका 2। अब इस आधार में जीरो कितना 1, तो विचलन में भी हमारे 1 ही अंक दे रखा है। आओ अब वापस करते हैं, इसको योग करो, इसका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 आ गए। इसका योग किया तो कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अब इस 3 को इस विचलन से गुणा करवाएंगे। विचलन कितना है हमारा 2 और हाँ ये कितना है 3। अब 3 को 2 से गुणा करवाओ तो 3 को 2 से गुणा करवाए तो हमारा कितना हुआ 6। देखो हमने जोड़ा किसको, इस वाली लाइन को, इसके नीचे नहीं लिखना है, आगे वाले के नीचे लिखना है 6। हो गया। अब यही प्रक्रिया वापस से दोहरानी है। अब इस लाइन को तो हम जोड़ चुके, अब इस वाली लाइन को जोड़ेंगे तो 1 और 6 कितना हो गया 7, और यहाँ 7 लिख देंगे। अब वापस देखो इस 7 को किससे गुणा करवाना है 2 से, तो 7 को 2 से गुणा करवाओ तो कितना आएगा, कितना आएगा बोलो, तो 7 को 2 से गुणा करवाया तो 14 आ जाएंगे। देखो जोड़ा किसका था, इस वाली लाइन को, तो 14 कहाँ लिखेंगे, आगे वाले अंक के नीचे। अब यहाँ देखो ऊपर तो 1 अंक है, नीचे 2 आ रहा है, तो ये साथ में जुड़ेगा, ऐसे नहीं 4 और 1 5 और इधर 1 का 1 ऐसे नहीं जुड़ेगा। ये हुआ 1 और ये हुए 14, 4 नहीं जोड़ेंगे, 1 और 14 कितना हुआ 15। ये लो, ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया। लेकिन यहाँ हमारा भाग है वो पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था कि ये जो शेषफल है वो इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब यहाँ शेषफल भाजक से क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो बड़ा आ जाए तो एक बात का ध्यान रखना, इस भागफल में तो 1 प्लस कर दो, भागफल में तो 1 प्लस कर दो और शेषफल में अपना भाजक घटा दो। भागफल में तो क्या करेंगे
एक प्लस करेंगे और शेष फल में अपना भाजक घटा देंगे। घटाओ, देखें कितना होता है। 37 प्लस 1 ये तो हो गया हमारा 38 और 15 में से 8 गए तो हमारे पास में रह गए 7। अब देखो ये जो शेषफल आया है वो हमारे भाजक से छोटा है और छोटा है तो हमारा भाग भी पूरा हो गया। तो ये तो हमारा क्या हो गया, भागफल, और ये हमारा क्या हो गया, शेषफल। ये हो गया जी भाग आपका।